जय हिंद मेरे देशभक्तों। मैं पराग खंडेलवाल आज गणतंत्र दिवस के मौके पर फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं हमारी इस मुहिम के अंदर। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक विचार जो है वो मेरा आपको बताना चाहूँगा। वो विचार कुछ यूँ है कि दोस्तों, देश के लिए मरने मिटने की बात तो हर कोई करता है, क्योंकि मरना और मिटना तो आसान होता है, लेकिन असली देशभक्त वही कहलाता है जो देश के लिए जीने की बात करे। तो इन्हीं देशभक्तों की भावनाओं के साथ आज हम शुरू करते हैं हमारा वो नया टॉपिक, जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ मास। दोस्तों, इस टॉपिक में मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही इजी टॉपिक जो है वो है, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये होगा हमारा फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट कुछ ये रहेगा कि आखिर ये सेंटर ऑफ मास जो है वो क्या होता है। तो बच्चों, सेंटर ऑफ मास क्या होता है? किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट जहां पर उस होल बॉडी या उस होल ऑब्जेक्ट का मास कंसंट्रेटेड होता है। अब आप पूछेंगे सर, ये कंसंट्रेटेड मतलब ये क्या होता है? मतलब देखिएगा, आप इस मार्कर को, हर एक बॉडी का जो है वो सेंटर ऑफ मास होता है, इस मार्कर का भी कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ मास होगा। तो सेंटर ऑफ मास से अगर मैं बॉडी को बैलेंस करूँ तो वो बॉडी जो है वो बैलेंस हो जाती है। देखना, अब ये मार्कर जो है वो गिरेगा नहीं, यानी ये जो इसका पॉइंट है ये यहाँ पर सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा इस में बेसिकली जो है वो सेंटर ऑफ मास आखिर होता क्या है। ठीक है, तो सेकेंड बात आती है कि सेंटर ऑफ मास की सर हमें जो है वो पढ़ने की जरूरत आखिर इसकी क्यों पड़ी? तो इसको पढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जब बॉडी का जो एक कंप्लीट बॉडी रहती है, या फिर एक कंप्लीट आप उसको मान सकते हैं कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जहां पर हमारे पास होते हैं, तो किसी भी पार्टिकल का जो पथ है, तो उस बॉडी के कंप्लीट मोशन के दौरान उस पार्टिकल के पथ की यदि हम स्टडी करना चाहें तो वो बहुत जो है वो कॉम्प्लेक्स टास्क हमारे लिए होता है। तो हम क्या करते हैं, उस बॉडी के जो सेंटर ऑफ मास होता है उस पथ की पहले स्टडी करते हैं, और उसके रेस्पेक्ट में फिर हम उस पार्टिकल की जो पथ होगा उसकी स्टडी करते हैं। देखना कैसे, मान लीजिए ये एक बॉल है और मैंने इसको स्पिन करा दिया कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है, स्पिन बॉल, स्पिन बॉल, ठीक है। तो अगर मैंने इस बॉल को इस डायरेक्शन में स्पिन कराया तो ये कुछ इस तरीके से रोटेट करती हुई ऊपर जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है मैंने इसका पथ बनाया है वो पथ है इसके सेंटर ऑफ मास का पथ। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास को हम शॉर्टकट में COM से रिप्रेजेंट करेंगे, वही अपना वेबसाइट वाला www.com वाला। ठीक है, और इसके जो अदर पार्टिकल्स है वो कुछ इस तरीके से जो है वो मोशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर एक पार्टिकल का मोशन, इस बॉल के हर एक पार्टिकल का मोशन जो है इस डायरेक्शन में भी होगा और कुछ इस डायरेक्शन में भी वो रोटेट करेगा। तो हम क्या करते हैं कि ये जो सेंटर ऑफ मास का आप यहाँ पे जो पथ देखेंगे वो बिल्कुल सीधा जो है वो आपको यहाँ पे नजर आएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इस पथ की जो है वो हम स्टडी कर लेते हैं, और फिर इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे कोई भी रेंडम पार्टिकल की हम यहाँ पे स्टडी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे इसका एक पॉइंट की इसकी सेंटर ऑफ मास की हमें जरूरत जो है वो क्यों पड़ती है। ठीक है, और साथ में इसकी जरूरत इसलिए भी पड़ती है कि कई सारे क्वेश्चंस में क्या होता है कि हमें उनको सोल्व करने के लिए इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन को अवॉइड करने के लिए हम सेंटर ऑफ मास का सहारा लेते हैं। जैसे देखना कि पिछले वीडियोस में मैंने आपको एक क्वेश्चन जो है वो बताया था वर्क एनर्जी चैप्टर के अंदर, वो कुछ इस तरीके से था। यहाँ पर जो है कोई चेन जो है वो रखी हुई थी कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, और मैंने बोला था कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे जो है वो हम
निकालेंगे तो वहाँ पे जो है वो आपको याद होगा हमने इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए एक लंबा चौड़ा प्रोसेस जो है वो किया था, इंटीग्रेशन का प्रोसेस। तो अगर हमें किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास डायरेक्टली याद होगा तो इजीली जो है हम किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखना इसका जो सेंटर ऑफ मास जो है वो होता है यहाँ से इस पोजीशन पे, और वो अगर इसका जो रेडियस है वो r है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा 2r/π। ठीक है, ये हो गया 2r/π। तो यहाँ से इजीली जो है हम इसके पोटेंशियल एनर्जी अगर निकाल सकते हैं, यदि हमें इसका जो है वो सेंटर ऑफ मास याद हो। कैसे कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आप जानते हैं mgh होता है। ठीक है, h जो है वो हाइट होता है, तो इसका हाइट जो है वो 2r/π जो है वो यहाँ से हो जाएगा, और m जो है वो अगर इसका मास m अगर हम यहाँ कंसीडर करें तो ये हो जाएगा हमारे पास mg 2r/π। तो ये जो है वो हमारे पास इसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आ जाता है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, क्यों इसकी जो है वो जरूरत हमें पड़ती है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे कि जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वाले मास होते हैं उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता है। तो आप सेकंड पॉइंट जो है हम देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जैसे कोई भी मान लीजिए ये कोई भी जो है वो डिस्क हमारे पास है। ठीक है, ये होगी हमारे पास डिस्क, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ होगा, कुछ इस पॉइंट पे ठीक सेंटर में। ठीक है, हमारे पास मान लीजिए कोई रिंग जो है वो हो जाती है। ठीक है, ये रिंग, इसका सेंटर ऑफ मास वही सेंटर पे ये होगी हमारे पास रिंग। कोई भी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लेमिना मान लो जैसे हो गया, ये हो गया हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लेमिना, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, वही ठीक सेंटर पे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास रेक्टेंगुलर लेमिना। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो इनके ठीक सेंटर में होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही होता है। यहां आप लिख सकते हैं एट जियोमेट्रिकल सेंटर, ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, ये इन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशंस का ज्योमेट्रिक सेंटर ही है। ठीक है, और अब थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो मान लीजिए हमारे पास कोई पार्टिकल का सिस्टम है, तो शुरू में समझने के लिए हम मान लीजिए दो पार्टिकल का कोई सिस्टम लेते हैं। जैसे ये m1 मास का कोई पार्टिकल है। ठीक है, ये जो है वो हमारे पास m2 मास का कोई पार्टिकल है। इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो मान लीजिए आप r1 वेक्टर, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो r2 वेक्टर आप मान लीजिए। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ होगा, वो होगा कुछ इन दोनों के बीच की पोजीशन पे, यहाँ पे। ठीक है, अगर इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है उसको मैं कंसीडर कर लूँ यहाँ पे r सेंटर ऑफ मास का वेक्टर। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं अब सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है उसका अगर मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिखूँ तो वो क्या होगा, वो होगा, देखना बच्चों ध्यान से, कि r वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये जो है वो हमारे पास सेंटर ऑफ मास को निकालने का फॉर्मूला आ जाता है जब हमारे पास टू पार्टिकल सिस्टम हो। अगर n पार्टिकल सिस्टम भी अगर हमारे पास होंगे तो हम यहाँ पर बढ़ा सकते हैं कि m3 r3 m4 r4 डॉट 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 mn rn तक जो है हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, अगर कंपोनेंट की फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको दे रखा है तो उसको उसका जो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला इस तरीके से लिखेंगे। देखना,
अगर एक्स डायरेक्शन की हम बात करें तो वो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, उसी तरीके से y सेंटर ऑफ मास हमारे पास आ जाएगा कि m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, इसी तरीके से हम z का भी जो है वो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं थर्ड के बाद 4 पॉइंट की यहाँ पर बात करूँ तो 4 पॉइंट में कुछ स्पेशल पॉइंट है हमारे पास। 4 पॉइंट आप इसको एक नोट के रूप में भी जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास जो है एक जो है सिस्टम है 2 पार्टिकल्स का, ये हो गया m1 और इससे जस्ट r डिस्टेंस दूर ये हो गया हमारे पास m2। ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं ठीक बीचों बीच। ठीक है, ये जो पूरा डिस्टेंस है वो है हमारे पास r। ठीक है, ये हो गया हमारे पास r। ठीक है, अगर इसके आधे पार्ट को हम r1 करें, अगले पार्ट को हम r2 जो है अगर यहाँ पर हम करें, तो अगर हमको डायरेक्टली r1 फाइंड आउट करना है, r2 फाइंड आउट करना है, तो उसका भी एक फॉर्मूला है बच्चों। वो होगा हमारे पास यहाँ पर कि r1 का हो जाएगा m2r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, और ठीक इसी तरीके से r2 का भी जो है हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर इस बार हम m1 को लेंगे, ये होएगा हमारे पास m1r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये जो है वो 2 इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हमारे पास हो जाते हैं, इनसे क्वेश्चंस जो है वो इजीली सॉल्व हो सकते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये बताए हैं। ठीक है, और वैसे ये मेथड तो जो है हमारे पास है ही। ठीक है, और यहाँ पर एक और रिलेशन जो है वो यहाँ पर आ जाता है कि m1 r1 इक्वल्स टू m2 r2। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन है, इसको आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार डायरेक्टली जो है वो क्वेश्चंस इससे सॉल्व हमारे पास हो जाते हैं। ये जो है वो कैसे आया ये हम बात करेंगे इसके 5th पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का इंपॉर्टेंट पॉइंट 5th पॉइंट। मान लीजिए हमारे पास ये फॉर्मूला है r सेंटर ऑफ मास का। अगर मैं इसको डेल्टा की फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिखूंगा, यहाँ हो जाएगा मेरे पास डेल्टा r ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। डेल्टा मतलब होता है चेंज। ठीक है, और अगर चेंज छोटा हो तो हम डेल्टा को क्या लिखते हैं, स्मॉल डी। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं d ऑफ r ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू m1 dr1 प्लस m2 dr2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब आप पूछेंगे कि सर ये जो है वो कहाँ पर काम आता है, तो कई बार क्वेश्चंस में बोला हुआ होता है कि आपने हमारे पास 2 मास है m1 और m2। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास है इनका कहीं बीच की पोजीशन पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सेंटर ऑफ मास को वहीं रखते हुए जिस पोजीशन पे वो बैठा हुआ है, आपको m1 और m2, अगर हमने m1 को जो है वो कहीं शिफ्ट करा तो m2 को जो है वो कितना यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा। पूछा जाता है उसमें कि अगर हमने m1 को 2 सेंटीमीटर जो है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में खिसकाया, ठीक है, तो m2 को हम किस डायरेक्शन में खिसकाए, कितना खिसकाए कि सेंटर ऑफ मास जहाँ पर अभी है वहीं पर बना रहे। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, dr सेंटर ऑफ मास को यहाँ पर जो है वो 0 कंसीडर करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रहा है सेंटर ऑफ मास का, और यहाँ जो होगा हमारे पास m1 dr1 प्लस जो है m2 dr2। ठीक है, ये हमारे पास निकल के आएगा, ये तो इधर जाके 0 के साथ 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो हमारे पास रिलेशन जो है वो हो जाएगा m1 dr1 प्लस m2 dr2। ठीक है,
तो ये जो है वो हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो है वो यहाँ पर निकल कर आता है, जिससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके इस सेंटर ऑफ मास टॉपिक के अंदर बनेंगे। ठीक है, और आखिरी में 6 पॉइंट में आपको यहाँ पर बता दूँ, एक जनरल पॉइंट है बड़ा ही सेंटर ऑफ मास के बारे में, कि सेंटर ऑफ मास जो है वो हमेशा अपने आप को मासिव साइड शिफ्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये मार्कर है और इस मार्कर में जिस साइड इसका जो ये केप है, इस साइड का मास ज़्यादा होगा और इस साइड का मास, इसके जो बचा हुआ आधा हिस्सा है उसका मास यहाँ पे कम होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सेंटर ऑफ मास इसके बीच में लाई ना करके यो शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा मासिव साइड। ठीक है, तो यही जो है वो हमारे पास 6 पॉइंट रहेगा कि सेंटर ऑफ मास ऑलवेज शिफ्टेड टुवर्ड्स मासिव साइड। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे पास सेंटर ऑफ मास के बारे में जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है, और आज के लिए हम इतना ही करेंगे और कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गणतंत्र दिवस मनाइएगा, बेहतरीन तरीके से मनाइएगा, और सभी को जय हिंद, हैव ए नाइस डे।